अपनी आगामी पीढ़ी को साफ सुथरा वातावरण देना चाहते हैं तो हमें हर हाल में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अपनाना ही होगा। प्रोजेक्ट चाहे कॉमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल, अगर इसे ग्रीन बिल्डिंग्स के आधार पर बनाया जाए तो न सिर्फ 40 से 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है, बल्कि पानी की खपत को भी कम किया जा सकता है। प्रोजेक्ट चाहे कॉमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल, अगर इसे ग्रीन बिल्डिंग के आधार पर बनाया जाए न सिर्फ 40 से 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है, बल्कि पानी की खपत को भी कम किया जा सकता है। कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने वाली ये ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना पूरा सहयोग देती हैं। यही वजह है कि देश के हर हिस्से में इसी कॉन्सेप्ट पर बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन की जा रही है। वैसे भी शहर और कस्बे जिस तेजी से कंक्रीट जंगल में तब्दील हो रहे हैं, ऐसे में कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन मटेरियल को अपनाने में ही समझदारी दिखती है। शायद यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस कॉन्सेप्ट पर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। ग्रीन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जीआरसी इंसुलेटेड कंक्रीट फॉर्म, रिसाइकिल्ड स्टोन, बैम्बू, क्ले, वुड फाइबर और कैल्शियम सैंड स्टोन आदि का इस्तेमाल होता है। इन मटेरियल्स के इस्तेमाल से बिल्डिंग से निकलने वाली हीट ज्यादा गर्म नहीं होती, इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। वैसे ग्रीन बिल्डिंग्स के लाभ यही नहीं सीमित है, और भी कई फायदे हैं इसके। इन बिल्डिंग्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे हर घर को पूरी वेंटिलेशन मिल सके। इसके अलावा विंड टर्बाइन और सोलर पैनल्स के जरिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली मुहैया कराने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से बिजली की खपत कम होती है। साथ ही प्रोजेक्ट में ही ग्रे वाटर यानी ऐसा पानी जो बाथरूम या फिर किचन से निकलता हो, उसे रिसाइकिल करने का प्रबंध होता है। ऐसे पानी को गमलों में डालने, गार्डनिंग या फिर प्रोजेक्ट के पार्कों और ग्रीन एरिया की सिंचाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनने वाले प्रोजेक्ट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध भी होता है। बारिश के दौरान बिल्डिंग की छत और प्रोजेक्ट के ओपन एरिया में गिरने वाले पानी को इस छोटे से तालाब में इकट्ठा करके उसे जमीन के नीचे भेज दिया जाता है। पारंपरिक बिल्डिंग्स के मुकाबले ग्रीन बिल्डिंग्स की तमाम विशेषताएं हैं जो पर्यावरण को बचाने में पूरा सहयोग करती हैं। वैसे आपके जहन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि कहीं ऐसी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन महंगी तो नहीं? ऐसी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 से 8% तक ज्यादा पड़ती है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि जब आप इस बिल्डिंग का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो ऊर्जा, पानी और दूसरी बचत के रूप में आपको ये बिल्डिंग सस्ती पड़ने लगती है। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल टीवी। गो ग्रीन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो कल हमारे आने वाले कल को हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण मिल सकता है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं दो एक्सपर्ट जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करना चाहूंगी। मिस्टर हरेंद्र ढिल्लन जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रहेजा डेवलपर्स के, और मिस्टर विकास गुप्ता जो कि ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। विकास जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। इको फ्रेंडली घर कॉन्सेप्ट किस तरह से देखते हैं आप? इको फ्रेंडली कंसेप्ट घर आज मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक यथार्थ बनता जा रहा है। इसकी शुरुआत अमेरिका और यूरोप के कई देशों से हुई। आज इंडिया के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स को और घरों को लीड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। लीड सर्टिफिकेशन से हमारा मानना है लीडरशिप इन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। उसके अंदर जो भी डेवलपर होता है, कमर्शियल बिल्डिंग या घर बनाने वाला, उनको उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो उस पैरामीटर्स के ऊपर बिल्डिंग और कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर पूरी खरी उतरती है तो उनको वो लीड सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसके अंदर इको फ्रेंडली के बेनिफिट्स सारे मौजूद होते हैं। जी, लेकिन यथार्थ में अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरेंद्र जी, आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है कॉन्सेप्ट? बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखें तो ये शुरुआत बहुत ही छोटी चीज से की जा सकती है। CFL लाइटिंग, CFL लाइटिंग हो या फिर आपकी डबल ग्लेज्ड विंडोज हो या फिर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो होता है आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो लेसन कर सकती हैं और ओवरऑल सिस्टम के ऊपर बर्डन ना पड़े, इसके लिए आप काफी चीजें कर सकते हैं। ओपन ग्रीन्स मेंटेन कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स में, और इन हाउस वाटर रिसाइकलिंग भी हो सकती है। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन हाउस बना के जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करके गार्डनिंग और ओपन ग्रीन एरियाज की मेंटेनेंस में लगाया जाए। CFL लाइटिंग का यूज किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, ताकि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन भी ना पड़े और आप अपना सोशल इनिशिएटिव भी करें। और जैसे गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आजकल लीड और IGBC जो कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैं, ये सारी
ऐसी संस्थाएं अब आनी शुरू हो चुकी हैं जिनकी सर्टिफिकेशंस लेने मैंडेटरी होते जा रहे हैं अगर एक डेवलपर को मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, क्योंकि कस्टमर्स भी आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं और बहुत अवेयर हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से अब हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन हो रही है, तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। जी, इसके साथ ही अगर एनसीआर की बात करें, विकास जी, आप खुद एक बड़े बिल्डर से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपके पास जमीनी तौर पर कितने कस्टमर्स आते हैं, कितने ग्राहक आ रहे हैं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते हैं? मैं समझता हूं कि अभी इस तरह के कंसेप्ट पर कस्टमर खुद आकर इस बारे में जानकारी मांग रहा है वो बहुत कम है, 15 से 20% है। पर इसके बारे में मैं समझता हूं कि अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है और उसके अंदर मीडिया का और पब्लिकेशंस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि वो इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल निकालें और मीडिया में भी इस तरह की चर्चाएं हो कि लोगों के लिए ग्रीन होम्स लेना क्यों फायदेमंद है और उससे उनको क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि आपने अभी टीवी शो पे बताया कि 5 से 8% ही कॉस्ट में इजाफा होता है और उसको लाइफ लॉन्ग 15 से 20-25 साल तक उसको एनर्जी कॉस्ट में उसको आपके बाकी रेगुलर उसको सेविंग उसकी बहुत ज्यादा है उससे। जी, 15 से 20% हरेंद्र जी बहुत कम परसेंट कहेंगे, और एक अमूमन आप किसी ग्राहक से अगर बोलें तो ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आने वाले वक्त में आपको फायदा देगा, तो जो खरीदने का वक्त होता है ग्राहक उस वक्त देखता है कि उस वक्त महंगा पड़ रहा है, आने वाला जो वक्त होगा तब देख लेंगे। ऐसे में इस तरह के सिचुएशंस में किस तरह से ग्राहक को अप्रोच किया जाए, किस तरह से ग्राहक को इन्फ्लुएंस किया जाए कि नहीं आप इस घर को नहीं, इस घर के लिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए बेहतर है? देखिए, अवेयरनेस धीरे से आ रही है। पहले जिस हिसाब से सोसाइटी थी हमारी, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, पर अब कम से कम कुछ हद तक अवेयरनेस आई है और आने वाले समय में जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है और अल्टीमेटली इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है। अगर आप कंपेयर करें तो एनर्जी सेविंग, कॉस्ट सेविंग, हर एक चीज़ की सेविंग होती है ग्रीन बिल्डिंग के साथ। और एक जो आपकी हेल्थ के ऊपर जो अल्टीमेटली आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि आज की डेट में देखें मेडिकल केयर कितना एक्सपेंसिव होता जा रहा है, इवन इंश्योरेंस के होते हुए भी। तो अगर वो सारी चीजें देख लें और आप अपने बच्चों को एक बहुत क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट दें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर हर एक एंगल से आपकी कॉस्ट सेविंग, एनर्जी सेविंग और हेल्थ की इंप्रूवमेंट और ओवरऑल सोसाइटी की बेटरमेंट इन सब चीजों से ज्यादा होगी और अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। जी, लेकिन विकास जी, बड़ा सवाल है कि एनसीआर में इतनी जगह कहाँ है कि आप बड़ी बड़ी टाउनशिप्स में एक बड़ा सा तालाब बनाने की कोशिश करें, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजों को प्रैक्टिकल में लाएं, और अगर है भी तो वो काफी दूर है, उसमें एनसीआर को अब जोड़ लिया है उसको, लेकिन दिल्ली से काफी दूर है। तो फिर क्या उसी इलाके में ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बाकी इलाकों में नहीं? मैं समझता हूँ बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जितने भी नए कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से पॉसिबल है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो दिल्ली के एनसीआर में हो, कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो। आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और छोटे मोटे तालाब बनाकर इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। पर हाँ, जो अगर हम बात करें आज के जो ऑलरेडी लोग घरों में रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की किसी कॉलोनी में या दिल्ली के एग्जिस्टिंग किसी फ्लैट्स में रह रहे हो, वहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। पर जैसा हरिंदर ने कहा कि अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उसमें शुरुआत कर सकते हैं, CFL लाइटिंग और दूसरी जो चीजें हैं जिनसे हम कम से कम 40-50% तक तो बेनिफिट दे ही सकते हैं। जी, कुछ डेवलपर्स के लिए हरेंद्र जी मैं एक कहूंगी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं इको फ्रेंडली घरों की, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की, पूरी टाउनशिप इको फ्रेंडली डेडिकेट कर देते हैं, लेकिन होता जब निकल कर आता है पोजीशन के वक्त तो ऐसा कुछ खास नहीं है। सैंपल फ्लैट कुछ और कहता है एनिमेशन में, हकीकत कुछ और कहती है। अब ऐसे में ग्राहक बेचारा क्या करे? इको फ्रेंडलीनेस के ऊपर तो डेफिनेटली आज की डेट में अगर आप देखें तो हरियाणा स्टेट के अंदर तो मैंडेटरी हो चुका है एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना, और उसके ऊपर ग्रेडिंग भी होती है जी। गोल्ड ग्रेडिंग होती है, सिल्वर ग्रेडिंग होती है, इस तरह से ग्रेडिंग की जाती है। तो एक बहुत ही सोशली रिस्पॉन्सिबल किस्म के जो डेवलपर होंगे वो हमेशा वो सारे इनिशिएटिव्स लेंगे जिससे उनको सबसे बेस्ट रेटिंग मिल सके और उसको वो सही तरीके से प्रचार भी कर सकें, क्योंकि एक सेगमेंट है, क्लाइंटेल है हमारी मार्केट के अंदर जो कि प्रेफर करता है इन सब चीज़ों के लिए, और उसकी तादाद बहुत बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है, और मेरे हिसाब से आने वाले समय के अंदर आज से 3 या 4 वर्षों के बाद आप खुद देखेंगे कि लोग खुद प्रेफर करेंगे कि ग्रीन होम में रहना। जी, लेकिन विकास जी एक बड़ा सवाल है, जैसे आपने बताया कि एक पर्टिकुलर कस्टमर यहाँ पर नियंत्रित है और उस दायरे से आगे वो कस्टमर नहीं बढ़ता, यानी एक टारगेट ऑडियंस है, वही आपको अप्रोच करती है और वही शायद आपसे इन्फ्लुएंस भी होती हुई इको फ्रेंडली घर या फिर एनवायरनमेंट लेने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो बड़ी तादाद है उसको किस तरह से इस दायरे में लाया जाए?
उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसमें दो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि जहां तक अभी जो कॉस्टिंग आती है इस तरह की बिल्डिंग्स को और घरों को बनाने में वो 5 से 8% की ज्यादा कॉस्टिंग आती है। हम डेवलपर्स को ये सोचना पड़ेगा कि हम कॉस्टिंग को कैसे कम से कम कर सकें। अगर वो कॉस्टिंग 2 से 3% तक ही ज्यादा आ पाए तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को हम उस दायरे में ला पाएंगे। और उस कॉस्टिंग को जो हम 4 से 5% कॉस्टिंग घटाने की बात करें उसके अंदर हम चाहेंगे गवर्नमेंट से हमारे को सपोर्ट मिले, जैसे किसी सर्विस टैक्स है और या किसी तरह के किसी टैक्स के अंदर हमें थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है तो हम डेफिनेटली इन कॉस्ट को और इन चीजों को नीचे लाकर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आज हम देखें यूरोप में और अमेरिका में ज्यादातर सरकारें जितने भी डेवलपर्स हैं जो ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव लेते हैं और जो इस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको काफी राहत पहुंचाती है, काफी टैक्स में छूट मिलती है। तो हम यहाँ गवर्नमेंट से चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट करे, थोड़ा सा हम सपोर्ट करते हैं और इन बिल्डिंग्स की कॉस्ट को कम से कम लाकर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल, ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखी जा सकती है। अगर नैतिकता के आधार पर कुछ बड़े बिल्डर्स, बड़े नाम इनिशिएटिव लेते हैं ऐसा जिससे कि आपको एक साफ और अच्छा पर्यावरण मिल सके, तो ऐसा इनिशिएटिव लेने में सरकार को भी मदद करनी होगी। सरकार की थोड़ी मदद एक अच्छी पहल को बढ़ावा देती है तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जैसे कि हरियाणा की आपने बात करी हरेंद्र जी, वहां जरूरी हो गए, कंपल्शन है। अगर दूसरे राज्यों में भी, खासकर यूपी की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा हम देख रहे हैं कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, ऐसे में अगर यहाँ पर कंपल्शन हो जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये अब धीरे धीरे अनिवार्य होता जाएगा। आप देखेंगे आने वाले वर्षों के अंदर देश के हर स्टेट के अंदर एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना इट विल बी मैंडेटरी और काफी हद तक मैंडेटरी हो भी चुका है। बट कई जगह पे अभी भी ये देखा जा रहा है कई स्टेट्स के अंदर के एनवायरमेंटल असेसमेंट कई महीनों तक नहीं होता, फिर बिल्डर्स को खुद जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से वहां से जाके क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो कई सारे अभी भी मुद्दे हैं जिसको गवर्नमेंट को अपने लेवल पे बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेके बहुत इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि एक मूवमेंट चलाई जा सके बहुत स्ट्रांगली, अल्टीमेटली देश के भविष्य के लिए ही और आने वाली हमारी जितनी जनरेशन है उनको एक अच्छा वातावरण कंटिन्यूसली देने के लिए। जी विकास जी, कुछ उन चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं, काफी टेक्निकल वर्ड्स हैं इसलिए आम आदमी की समझ से परे ये चीजें होती हैं। वो कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं इन अलग अलग टाउनशिप्स में जो मदद करती हैं इस टाउनशिप या फिर इस घर को इको फ्रेंडली होने में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जितना भी बारिश का पानी आता है उसको हम एक छोटे से तालाब में एकत्रित करके उसको नीचे जमीन के भेज दिया जाता है और वो फ्लश में, लैंडस्केपिंग में वो काम आता है, ताकि हम अपने यहाँ पर पानी का जो सदुपयोग है वो कर सकें और वेस्ट से कम कर सकें। दूसरा, हम अपनी भी जितनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसके अंदर हम कोई भी ब्रिक वर्क नहीं कर रहे हैं। हमने उसके लिए अपने सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कुछ एईसी ब्लॉक्स के लिए हमने फैक्ट्री लगाई हैं, जिसके अंदर हम फ्लाई ऐश से जो बनती है एईसी ब्लॉक्स उनकी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उसके अंदर कुछ फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो वो बहुत ज्यादा लाइट होती हैं वेट में और स्ट्रांग होती हैं, लाइट एंड स्ट्रांग। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर साउंड प्रूफ। अगर आपके पड़ोस के वाले घर के अंदर कोई बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है तो आपके फ्लैट में उसका बहुत कम इम्पैक्ट आता है। और इसके अलावा आप समझिए उसके अंदर हीट कन्वर्सेंट होती है कि मान लीजिए अगर बाहर बिल्डिंग, अगर किसी और बाहर आप जाएंगे 34 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर है तो आपकी बिल्डिंग के अंदर 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा जिससे ताकि हमारे को कूलिंग और एयर बड़ा आसानी से मिल सके, नेचुरल तरीके से मिल सके और एयर कंडीशनिंग का कम से कम उपयोग हो। दीज आर फ्यू स्टेप्स विच यू कैन यूज इन अ ग्रीन होम एंड मेक द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। जी हरेंद्र जी, एनसीआर के किस इलाके में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा चलन इको फ्रेंडली घरों का? इको फ्रेंडली घरों का सबसे ज्यादा चलन गुड़गांव में और उसके बाद अब कुछ हद तक नोएडा के अंदर आना शुरू हो गया है, क्योंकि इन दो शहरों के अंदर क्लाइंटेल भी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और एनवायरनमेंट कॉन्शियस किस्म की आपको क्लाइंटेल भी मिलती है। बट मेरे हिसाब से अब देश के बाकी एरियाज के अंदर भी इस किस्म की अवेयरनेस और इस किस्म की जो सोफिस्टिकेशन है थॉट प्रोसेस के अंदर वो आनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, और दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे देश में एक चलन है जब तक किसी चीज को हम कंपल्शन में ना ला दें, उस चीज में एक नियम ना बना दें, तब तक वो चीज का चलन शुरुआत नहीं होती। तो अच्छी बात ये होगी कि अगर इस तरह की चलन अगर बिल्डर्स शुरू कर चुके हैं तो सरकार अगर उसमें कंपल्शन ला दे, जैसे कि हरियाणा सरकार ने किया है, तो दूसरे राज्यों में भी एक अच्छी पहल देखने को मिल सकती है। जो प्रतिशत 15 से 12% के आसपास है वो प्रतिशत बढ़कर आएगा। खुद लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे और बिल्डर्स को इस तरह की टाउनशिप्स बनाने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी जारी है।